नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की मन की बात आज देश विदेश के लोगों के साथ करेंगे साझा। पिछली बार टाइगर डे, वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस जैसे विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने लॉन्च की प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट। 7 नवंबर को देहरादून में आयोजित होगा सम्मेलन। धामी बोले, प्रदेशवासियों ने बनाई देश दुनिया में अलग पहचान। नौ नवंबर को लागू हो सकती है समान नागरिक संहिता। यूसीसी के लिए युद्ध स्तर पर जुटी प्रदेश सरकार। मूल कार्य हो चुका पूरा। राधा रतूड़ी का एक बार फिर सेवा विस्तार। मार्च 2025 तक बनी रहेगी मुख्य सचिव। आदेश जारी। राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा था आग्रह पत्र। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 30 सितंबर तक जताई संभावना। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी के मन की बात के 114वें एपिसोड का प्रसारण होगा। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के लिए 11,200 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी मन की बात के 114वें एपिसोड में आज मन की बात करने वाले हैं। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के लिए 11,200 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की। प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट ITDA के माध्यम से तैयार की गई है। वेबसाइट के माध्यम से प्रवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 7 नवंबर 2024 को प्रस्तावित प्रवासी उत्तराखंड दिवस के अवसर पर देहरादून में देश के विभिन्न प्रदेशों में रह रहे प्रवासियों को आमंत्रित कर भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि से सबका जुड़ाव होता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के प्रवासियों का राज्य के विकास के लिए सहयोग लिया जाए और उनको अपनी मातृभूमि से जुड़ाव के लिए हर संभव सहयोग किया जाए। उत्तराखंड में धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को प्रदेश में उत्तराखंड में धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू कर सकती है। यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। भाजपा वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन का कहना है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया है और सरकार इसे लागू करने जा रही है। यूसीसी में जो नियम है उन पर लोगों के साथ चर्चा करने के बाद नियमावली तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि कभी कभी प्रक्रिया में समय लग जाता है, लेकिन मूल कार्य पूरा हो चुका है। केंद्र और राष्ट्रपति की सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यूसीसी को लेकर जो कार्य किया है ऐतिहासिक है। देखिए, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया और उसको लागू करने जा रहे हैं। जहाँ तक इसमें नियमों का सवाल है तो उस पर काम चल रहा है और उसमें लोगों से चर्चा करने के बाद पूरी परिनियमावली तैयार हो रही है और कभी कभी इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लग जाता है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि थोड़ा समय लगेगा, ये अपने आप में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मूल आपका है कार्य वो हो चुका, उसके ऊपर जो है केंद्र से माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति बन चुकी और उसका पूरा जो ड्राफ्ट है वो जनता के सामने है।
उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को एक बार फिर से सेवा विस्तार मिल गया है। इसके आदेश भी जारी हो गए हैं। राधा रतूड़ी को 6 माह का सेवा विस्तार मिला है। वे मार्च 2025 तक इस पद पर बनी रहेंगी। 1988 बेंच की IAS अधिकारी राधा रतूड़ी अपनी सेवानिवृत्ति से 2 माह पूर्व 31 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव बनी थी। 2 महीने का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रदेश सरकार ने 6 महीने का सेवा विस्तार दे दिया था। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 1 साल के अंदर 6 महीने का दूसरा सेवा विस्तार दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का पहला सेवा विस्तार 30 सितंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड शासन ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 महीने का और सेवा विस्तार दे दिया। राज्य सरकार की तरफ से 8 सितंबर को केंद्र को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 माह का सेवा विस्तार देने के लिए आग्रह पत्र दिया गया था। बता दें कि राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। रुड़की के विभिन्न हॉस्पिटलों में एडिशनल CMO अनिल वर्मा और रुड़की CMS संजय कंसल द्वारा कई हॉस्पिटलों पर छापेमारी की गई है। रुड़की स्वास्थ्य की टीम ने नगर में अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया है। साथ ही माही हेल्थ केयर के साथ एक पैथोलॉजी लैब को भी सील किया गया है। बता दें कि रुड़की के माही हॉस्पिटल में बीती रोज एक महिला की इलाज में लापरवाही के कारण मृत्यु हो जाने से हंगामा हो गया था। तब महिला के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ACMO अनिल वर्मा टीम के साथ रुड़की पहुंचे और रुड़की के कई अस्पतालों पर कार्रवाई की। मालूम है कि एक माही अस्पताल में जो कल एक कैजुअलिटी हुई है, उसको हम लोग निरीक्षण करने आए थे, वो बंद पाया गया और उसका जो ओनर है वो भी फरार है। वहाँ निरीक्षण किया, उसके बावजूद फिर हमने ग्लोबल हॉस्पिटल को देखा, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिला, उसको हमने बंद किया है। डायमंड हॉस्पिटल पे हम 2 लाख की जुर्माना लगाया और मेडविन पे जुर्माना लगाया। उसके बाद एक लैब थी वहाँ पे, एक दूसरी लैब है हमारी डॉक्टर जगदीश कुमार करके एक लैब है ईदगाह रोड पे, उस पर हमने जुर्माना लगाया और 4 हॉस्पिटलों में हमने जुर्माना लगाया। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जहाँ जो हॉस्पिटल में लोग आते हैं, तो जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ कृपया करके बाहर बोर्ड पे लगा दिया जाए कि ये डॉक्टर आज अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे। बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा कर, डिग्रियाँ लगा कर लोग बहकावे में आकर के चमोली के दूरस्थ ब्लॉक देवाल के संगम मैदान में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। शिविर में ग्रामीणों की 103 समस्याएं और शिकायतों में से अधिकांश का मौके पर निस्तारण किया गया। 300 से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। विभागीय स्टॉल के माध्यम से विविध प्रमाण पत्र मौके पर जारी करने के साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर स्थानीय जनता को लाभान्वित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी समस्या और शिकायतें सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेकर समय पर उनका निस्तारण किया जाए। किसी भी स्तर पर कोई भी शिकायत लंबित न रहे। CDO ने कहा कि शिविर लगाने का यही उद्देश्य है कि जनता की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर जल्द ही निराकरण हो। ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में आज किया गया, जिसमें 103 समस्याएं आई थी। ज़्यादातर जो शिकायतें थी वो या तो सड़क को लेकर थी या जल जीवन मिशन को लेकर थी, कुछ हेल्थ को लेकर भी इशूज़ थी या शिक्षा विभाग को लेकर भी समस्याएं थी। तो ये सारी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और जो जितने भी विभाग के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि टाइम बाउंड मैनर में इसको सॉल्व किया जाए और जो लोगों को जो भी शिकायतें हैं उसका समाधान किया जाए। बक्सर के शिव चौक के पास स्थित रुद्र महादेव शिव मंदिर पर रहने वाला बाबा फूलगिरी महाराज रात दिन खड़ी तपस्या कर रहे हैं। बाबा हमारे देश में अमन चैन बना रहे, इसके लिए 84 दिन की खड़ी तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तपस्या उन देश के वीर जवानों की सुरक्षा के लिए है जो बॉर्डर पर तैनात हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ भूमाफिया हमारी जमीन कब्जाना चाह रहे हैं। इस भूमि के लिए हमें चाहे कितनी भी तपस्या करनी पड़े, इस भूमि को वह कब्जाने नहीं देंगे। ये 84 दिन की तपस्या है हमारे देश के लिए, जनता के लिए, रमन चैन के लिए
हमारे बॉर्डर पर जो जवान हैं उनके रहन सहन के लिए, शांति के लिए हमारे 84 दिन का तपस्या है मेरी, जिसमें बताया गया है नवनाथ 84 जो की तपस्या है। इस भूमि के लिए हमारी विवाद चल रही है, भूमि माफिया इसको कब्जाना चाह रहे हैं। इस भूमि के लिए हमें चाहे जितना भी तपस्या करना पड़ जाए, इसको भूमि को हम कब्जा नहीं देंगे। मंगलौर के मुंडियाकी स्थित 3 व्हीलर बनाने वाली कंपनी में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं कंपनी में आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग इतनी जबरदस्त थी कि आग की ऊंची ऊंची लपटें तस्वीरों में देखी जा सकती हैं। वहीं पास में ही स्थित दूसरी कंपनी के वर्करों ने भी आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू पाने में बेहद मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत रही कि कंपनी में आग से कोई कर्मचारी हताहत नहीं हुआ। लगभग 5 बजे के करीब मुझे आज फैक्ट्री के मालिक द्वारा जो सूचना दी कि जो है ऐसे ऐसे उसमें जो धुआं उठ रहा है, हम जो है गाड़ी लेकर जो है मंगलौर की गाड़ी भेजी। मैं स्वयं आया, एक गाड़ी जो है रुड़की से भी ले गई कि भाई स्थिति को देखते हुए कि फैक्ट्री क्षेत्र है, वहाँ जाकर देखा कि इतनी बड़ी कोई आग नहीं थी। उन्होंने पहले ही जो है छोटी सी धुआं निकला था, उन्होंने बताया कि इसमें धुआं निकला कि जो उनका एग्जॉस्ट होता है और उसको जो सब बुझा दी थी, कोई जनहानि नहीं हुई। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वायु प्रदूषण में नियंत्रण रखने को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम VS 6 बसें लाने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के संचालन महाप्रबंधक CP कपूर ने कहा कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से हमें 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 नई बसें लानी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शेष वर्षों को लाने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला है, जिसके बीच अक्टूबर महीने में डीजल की 130 VS 6 बसें आएंगी, 30 VS बसें CNG और 30 बसें दिसंबर महीने तक आ जाएंगी। पहले तो हम ये बता दें कि अभी 30 सितंबर से कुछ भी ऐसा नया नहीं होने वाला है। हमें जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से 31 दिसंबर तक के लिए समय दिया गया है, जिसमें हमें 190 बसें नई लानी है और उसके बाद जो शेष बची बसें हैं उसके लिए 31 मार्च 2025 तक का समय मिला हुआ है। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी के लिए हमारी अक्टूबर में 130 नई बसें आ जाएंगी और BS 6 डीजल की, और 30 बसें हमारी CNG अनुबंधित आने वाली हैं और 30 का हम LOI जारी कर देंगे जो कि दिसंबर तक आ जाएंगी। इस प्रकार हमारी ये 190 बसें दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। जिलाधिकारी वंदना सिंह रामनगर पहुंची। यहां आपदा से राहत के लिए चलाए जा रहे कामों का निरीक्षण करने के साथ ही उन्होंने विस्थापित होने वाले सुंदर खाल और चुकुम के ग्रामीणों की राय लेने के साथ ही कार्रवाई की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि बहुत सारे प्रस्ताव जिले के अलग अलग क्षेत्र से साथ आए हैं, उसमें परीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि आपदाग्रस्त गांव चुकुम के विस्थापन का प्रस्ताव तहसील स्तर से पूरा हो चुका है। जिला स्तरीय बैठक में ये प्रस्ताव फाइनल कर सरकार को भेजेंगे। लेकिन बड़ा शॉर्ट विजिट होता था, तो जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं विभिन्न विभागों के और आपदा के समय में जो पुनर्निर्माण का पैसा विभागों को दिया गया, उसके काम जो विभागों ने कराए हैं और अन्य जो रेगुलर जो रूटीन इश्यूज हैं यहाँ के नगरीय क्षेत्र के भी और आसपास के गाँव के भी, उसके लिए एक विजिट मैंने पूरे दिन का यहाँ रखा था। बहुत सारे प्रस्ताव अलग अलग जगहों से आए हैं, जिसमें विस्थापन के लिए कुछ लोगों ने प्रार्थना करी है, कुछ लोग विस्थापन नहीं चाहते हैं और उसमें वन विभाग के कुछ नियम भी हैं, आपदा प्रबंधन के नियम भी हैं। तो हम लोग पहले सभी पक्षों की बात सुनेंगे, उसके बाद एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है, तो उसमें जो लीगल पोजीशन है उसको भी हम लोग परीक्षण करेंगे, उसके बाद ही इसमें कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। चुकम का भी विस्थापन का प्रस्ताव हमारा तहसील स्तर से। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर कक्षों के उद्घाटन समारोह में शिरकत कर रहे हैं यूपी के CM योगी आदित्यनाथ। सहित कई गणमान्य
नागरिक श्री ईश्वर चंद्र जायसवाल जी उपस्थित हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को हम बराबर प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा मास से मनुष्य शब्द राशि विग्रह अर्थात विद्वान बन जाता है। छात्राओं द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति। और सीएम योगी आज कक्षों के उद्घाटन समारोह के लिए गोरखपुर पहुंचे हैं। 4 क्लासरूम का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर वो कक्षों के लोकार्पण समारोह में भाग लेने के लिए गोरखपुर पहुंचे हैं। इसमें 4 क्लासरूम भी शामिल हैं, जिनका लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय के सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनकी झलकियां आप देख रहे हैं। जहां पर विद्यालय की छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दे रही हैं। और सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय के 4 क्लासरूमों का उद्घाटन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय के सभागार में लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर विद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। लोकार्पण में 4 क्लासरूम भी शामिल। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2024-25 के तहत जवरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव उदलहेड़ी में कार्यक्रम किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने शिरकत की। इस मौके पर नाडसान ब्लॉक के अधिकारियों सहित प्रधान रूबी उससे होने वाले नुकसान की जानकारी दी। वहीं सरकार की तरफ से स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात कही गई। उत्तराखंड के ऊर्जा विभाग के अधीन UJVNL पिटकुल और UPCL में काम करने वाले उपनल कर्मचारियों ने नियमितीकरण और समान वेतन की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 25 सितंबर से 28 सितंबर तक तीनों विभागों में तैनात 3000 से ज्यादा उपनल कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया, जबकि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को सभी उपनल कर्मचारी UJVNL और UP धरना प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों की मांग है कि 11 साल से ज्यादा नियमित रूप से कम रही उपनाम कर्मचारियों को विभाग में समायोजित करें। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।